गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लास 12th का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बोर्ड के लेवल से लेके जेई के लेवल तक हम पहुंचेंगे इस टॉपिक पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। बेटा हमने क्लास 11th में मैकेनिकल एनर्जी के बारे में समझा था कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का। हमें ये भी पता है कि जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है बॉडी की, और बॉडी की जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। फिलहाल हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें थोड़ा बहुत पहले से आइडिया होना चाहिए। क्लास 11th का टॉपिक है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम ये भी जानते हैं कि ये इकलौती ऐसी एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो सकती है। ये बात हमें ध्यान में रखना है कि ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो सकती है। सेकंड थिंग, पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी बॉडी के पास है और अगर उस बॉडी को मैं फ्री कर देता हूं, लेट अस सपोज किसी बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है और मैं उसे फ्री कर दूं, तो फ्री करने के बाद वो पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी बदलना स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी बॉडी के पास ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी है और मैं उसे फ्री कर दूं, अगर वो फ्री नहीं है तो रुकी रहेगी रेस्ट पे, लेकिन अगर मैं जैसे उसे फ्री कर दूंगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदलना स्टार्ट हो जाएगी। ये हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। दो बातें, पहली बात कि पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर होती है, दूसरी बात कि पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी बॉडी के पास है और उस बॉडी को मैं फ्री कर दूंगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले हम कुछ बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं, इनसे हम अपनी टॉपिक पे आएंगे। कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल नंबर 1 लेके चल रहा हूं। लेट सपोज हमारे पास सरफेस पे कोई एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। लेट सपोज ये डस्टर है और ये मेरे हाथ पर रखा हुआ है। अभी ये डस्टर रेस्ट पे है, मतलब मैंने फ्री कर रखा है एक तरीके से। फ्री मतलब इस सरफेस के लिए मैंने फ्री कर रखा है तो इसको ये मोशन नहीं कर रहा है। अब हमें पता है कि जब ये मोशन नहीं कर रहा है इसका मतलब ये रेस्ट है और फ्री है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, तो मान के चलेंगे कि इसके पास अभी जो एनर्जी है वो जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। फिलहाल इस सरफेस पर रखा हुआ, हम इस सरफेस को अपना एक ओरिजिन क्रिएट करके चले तो ये इस समय रेस्ट पर है। लेकिन मैं इसे कुछ डिस्टेंस ऊपर लेके चला जाऊं और मैं ये यहां रख दूं m मास की बॉडी को, तो मैं ये देखूंगा कि अगर मैं इस डस्टर को यहां से ऊपर लेके चला गया और अभी मैंने इसको पकड़ रखा है, जैसे ही मैं इस डस्टर को छोड़ूंगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, डस्टर मोशन करना स्टार्ट कर देगा। इट मीन दैट इस डस्टर के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और डस्टर के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास इस समय पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। तो अभी पता चला हमें कि जब किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और उस बॉडी को फ्री करूंगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब यहां आते ही इस बॉडी के पास फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, कुछ तो है। इस केस में मैंने क्या किया है, यहां नीचे की तरफ इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, और मैं इस मास को इस m मास के ब्लॉक को मैं ऊपर की तरफ लेके गया हूं। मैंने वर्क जो किया है वो ऊपर की साइड में किया है और ग्रेविटी जो है इसके अगेंस्ट में अपोजिट में लग रही है। सेकंड केस में ये देखूं, लेट अस सपोज मेरे पास एक मैग्नेट है और ये नॉर्थ और साउथ, इसके दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, और इससे इनफिनाइट डिस्टेंस अवे कोई दूसरी मैग्नेट है और उसके पोल कुछ नॉर्थ और साउथ इस तरीके से। यहां इनफिनाइट डिस्टेंस का मतलब है कि ये मैग्नेट इस मैग्नेट के रेंज में नहीं है, मींस ये मैग्नेट इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। लेट्स सपोज इस मैग्नेट को मैंने फिक्स कर रखा है किसी कील वगैरह से या किसी चोबे वगैरह से, इस मैग्नेट को मैंने रोक रखा है। ये मैग्नेट मूवेबल है, इस मैग्नेट को मैं आगे पीछे मूव कर सकता हूं। फिलहाल जब ये मैग्नेट इस मैग्नेट की रेंज में नहीं है, ये मैग्नेट इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, हम यहां देख सकते हैं ये फ्री है, फिर भी मोशन नहीं कर रही है, इसका मतलब इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, तो हम मानेंगे इसके पास पोटेंशियल जीरो है। लेकिन जैसे ही मैं इस वाली मूवेबल मैग्नेट को, ये तो फिक्स है, इस मूवेबल मैग्नेट को मैं यहां इसके फील्ड में लेके आ जाऊंगा, इसके फील्ड में लेके आ जाऊंगा, मैं इधर की तरफ इसे खींच के लेके आऊंगा, इधर इस मैग्नेट की तरफ इस दूसरी मैग्नेट को इधर लेके आऊंगा। इधर लाने में जो मैं वर्क करूंगा, इस मैग्नेट पर मुझे पता है नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, इधर की साइड में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, मैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा।
और मैं इस मैग्नेट को इस बार दूसरी मैग्नेट को, जो मूवेबल मैग्नेट है, इस मैग्नेट को पहली मैग्नेट तरफ खींच के लेके आ रहा हूं, क्योंकि अपने आप तो नहीं आएगी ना, ये नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे तो अपने आप तो आने से रही होगा। क्या होगा ये कि इस मैग्नेट को इस मैग्नेट के पास में लेके आऊंगा तो मुझे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस मैग्नेट को इसके पास खींचना पड़ेगा, तभी ये इस मैग्नेट यहाँ पे आ पाएगी। अब सोचने वाली बात यह है कि जब मैं इस मैग्नेट को यहाँ से यहाँ पे इसके फील्ड में ले आया, अगर मैंने इस मैग्नेट को छोड़ दिया तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, तुरंत ये मैग्नेट क्या करना शुरू कर देगी, भागना स्टार्ट कर देगी। इट मीन दैट इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो नहीं है, सॉरी यहाँ जीरो थी, अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सोच सकते हो कि जैसे ही मैं इस मैग्नेट को लेके आया यहाँ पे तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, इट मीन दैट जैसे ही मैं इस मैग्नेट को छोड़ूंगा तो मोशन करना स्टार्ट कर देगी, जैसे ही मैं इस मैग्नेट को छोड़ूंगा तो काइनेटिक एनर्जी में इसकी एनर्जी बदलना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। सेकंड एग्जांपल समझ पाया? थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल समझिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ एक स्प्रिंग है, तो इसके साथ एक m मास का ब्लॉक हमने इसके साथ टाइप कर दिया। लेट सपोज फिलहाल ये स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैं इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देता हूं, आप खुद सोचिए, मैं इस स्प्रिंग को क्या कर रहा हूं, मैंने इस स्प्रिंग को ऐसे खींचा। जैसे ही मैंने इस स्प्रिंग को ऐसे खींचा तो आप भी जानते हो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट होता है उसे इलास्टिक फोर्स बोलते हैं, और यहाँ पे जो इलास्टिक फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, इलास्टिक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, और मैंने इस स्प्रिंग को उधर की साइड खींचा है। मींस मैंने जो वर्क किया है, वर्क एक्सटर्नल जो मैंने किया है वो इधर की साइड किया है। यहाँ मैग्नेट को लाने मैंने एक्सटर्नल वर्क इधर साइड किया था, यहाँ इस ब्लॉक को ले जाना मैंने एक्सटर्नल वर्क ऊपर की तरफ किया था। हर बार मैंने क्या किया है, यहाँ देखो मैग्नेटिक, यहाँ देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, मैंने वर्क एक्सटर्नल ऊपर की साइड किया है। यहाँ मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ है, वर्क एक्सटर्नल मैंने इस तरफ किया है। ऐसे ही इलास्टिक फोर्स इस तरफ है और मैंने एक्सटर्नल वर्क इस तरफ किया है। इस स्प्रिंग को मैं इस तरफ खींच के लेके आऊं। अब जैसे ही मैं इस स्प्रिंग को इस तरफ खींच के लेके गया तो आपने देखा होगा जैसे ही मैं इस स्प्रिंग को छोड़ूंगा तुरंत ये स्प्रिंग इधर आना स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन दैट अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। तो तीनों एग्जांपल में हमने एक बात नोटिस की है कि यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैंने एक्सटर्नल वर्क किया अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स था इधर डायरेक्शन में और वर्क मैंने एक्सटर्नल किया है इधर डायरेक्शन में। इधर इस वाले एग्जाम्पल देखोगे इलास्टिक फोर्स था इधर डायरेक्शन में और मैंने एक्सटर्नल वर्क किया उधर डायरेक्शन में। और बेटा क्लास 11 हमने एक चीज पढ़ी थी कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में कि मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलास्टिक फोर्स, ये तीनों फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो हमने ये देखा इन तीनों एग्जांपल में कि जब जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, whenever we are doing external work against conservative force, यहां पे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मैंने वर्क किया है ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहां देखो मैग्नेटिक फोर्स इधर डायरेक्शन में है और मैंने एक्सटर्नल वर्क किया है इधर डायरेक्शन में, अपोजिट किया, अगेंस्ट टू मैग्नेटिक फोर्स मैंने वर्क किया है। इधर देखो इलास्टिक फोर्स इधर डायरेक्शन में है और मैंने एक्सटर्नल वर्क किया है इधर डायरेक्शन में। अगेंस्ट वर्क किया तो इस m मास के पास एनर्जी आ गई, जीरो नहीं है। इधर मैंने मैग्नेट को लाने में वर्क किया, मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट काम किया, इस मैग्नेट के अंदर एनर्जी आ गई। सिमिलरली मैंने इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट काम किया तो क्या हुआ, इसके अंदर एनर्जी आ गई। तो इतना तो समझ में आता है कि जब जब whenever we do external work against conservative force then potential energy will comes in any body। यहां देखो अभी मैंने इसमें क्या किया है, मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में काम किया है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, मैंने वर्क ऊपर किया है। इस m मास के पास जो एनर्जी आएगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। यहां देखो मैंने मैग्नेटिक फोर्स का अगेंस्ट काम किया है तो अभी जो इस मैग्नेट के पास जो एनर्जी आएगी बेटा वो एनर्जी आएगी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। और बेटा यहां देखें, यहां पर मैंने इलास्टिक फोर्स का अगेंस्ट काम किया है तो इस स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी आएगी, और इस स्प्रिंग के साथ ये ब्लॉक कनेक्टेड है, इस ब्लॉक के पास जो एनर्जी आएगी वो आएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सिंपल ई डॉट ई। तो इन्हीं चीजों को हम ध्यान में रखते हुए ये बात मान के चलेंगे और तीनों एग्जांपल समझ में भी आया है
कि जब जब हम कंजर्वेटिव फोर्स का अगेंस्ट काम करके चलेंगे तब तक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ये तीन एग्जांपल है, और फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, और इसी फोर्थ एग्जांपल से हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो टॉपिक है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था। सबसे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझा कि पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी के अंदर किस तरीके से आती है ना? तो हमें ये चीज समझ में आया कि जब जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे तब तब क्या होगा, तब तब पोटेंशियल एनर्जी आती है। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ एक पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लेते हैं और इससे काफी दूर मीन इसकी रेंज से बाहर इनफिनिट डिस्टेंस में कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज की रेंज में यह चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इस दूसरे चार्ज को इसकी रेंज में लेके आता हूं तो होगा ये कि ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, दोनों में रिपल्सन होगा। सपोज अभी फिलहाल ये दोनों चार्ज, ये जो चार्ज इसके रेंज में नहीं है तो ये कोई मोशन नहीं होगा, इसके पास एनर्जी जीरो है। लेकिन जैसे ही मैं इस चार्ज को इस चार्ज की रेंज में लेके आया, लेट्स सपोज मैं इसको 1 नाम दे दूं, Q1 और इसको Q2 नाम दे दूं, Q2 चार्ज को मैं Q1 की रेंज में लेके आ गया। यू नो वेरी वेल बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, so there will be repulsive force between two charges Q1 and Q2, they will repel to each other। तो Q2 चार्ज होगा Q1 की वजह से रिपल्सिव होगा, यहाँ पे जो F इलेक्ट्रिक फोर्स वो अलोंग दिस डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। और मैं इस Q2 चार्ज को इस तरफ खींच के लेके आया, मैंने एक्सटर्नल वर्क जो किया इस Q2 चार्ज को लाने में इस तरफ किया है। अपने तो नहीं आया होगा ये, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है। Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज पे फोर्स लगा रहा होगा, तो फोर्स इस पे इस तरफ लगा रहा है और मैं इस Q2 चार्ज को उधर लाना चाह रहा हूं, तो अपने आप तो आया नहीं होगा ये। तो जैसे मैं इस चार्ज को इधर से इधर खींच के लेके आया तो मैंने कुछ वर्क किया, और आपको सोचो मैंने इस चार्ज को पकड़ रखा है, छोड़ूंगा तो भागेगा ये, और भागेगा इमीडिएट क्या है, फिलहाल इसके पास एक एनर्जी स्टोर्ड है, और जो स्टोर्ड एनर्जी होती है मैंने उसे क्या बोला है, उसे हमने पोटेंशियल एनर्जी बोला है। फिलहाल इस एनर्जी इस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, तो इस चार्ज के अंदर जो एनर्जी है फिलहाल वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा समझ में आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, चार्ज के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी है। हमने करा क्या, हम इस चार्ज को Q2 चार्ज को इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट लेके आए। इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो हियर आई हैव डन एक्सटर्नल वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हमने चारों एग्जांपल से ये सीखा कि जब जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे तब तब हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो, और मैं अच्छे से बोलूं, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो क्या होती है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर मुझे देखो क्लियर है कि हम कभी भी किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता लगा सकते। एससी वर्मा सर के बुक में क्लियर लिखा हुआ है, हम कभी भी किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को नहीं पता लगा सकते। हम पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई है उसको पता लगा सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है वो कैसे पता लगाएंगे, हमारे पास दो मेथड है। पहला, एक तो हम ये पता लगा लें कि हमने कितना एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया है अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा ये हम ये पता लगा लें कि कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क किया है और उसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दो मेथड है। लेट्स सपोज फॉर हम फिर से चार्ज पे आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज O पॉइंट पर रखा हुआ है और इसका जो रेंज है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेट्स सपोज यहाँ तक है, और दूसरा जो Q2 चार्ज है जो कि हम टेस्ट चार्ज कंसीडर करके चलते हैं, और टेस्ट चार्ज जो Q है वो भी फिलहाल इसके रेंज के बाहर है। मैं इस Q चार्ज को यहाँ A पॉइंट पे लेके आना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज फिलहाल ये Q चार्ज यहाँ B पॉइंट पे है, और जो जब कोई चार्ज इस दूसरे चार्ज के रेंज से बाहर होता है तो हम उसे बोल देते हैं एट इन्फिनिटी पर है, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, एट इन्फिनिटी पर है। मैं इस Q चार्ज को इस इन्फिनिटी से लेके इस A पॉइंट पे लाना चाह रहा हूँ, तो होगा क्या होगा, ये जब मैं इस चार्ज को यहाँ से लेके आऊंगा, ये O पॉइंट पे यहाँ सोर्स चार्ज रखा हुआ है, मैं इस चार्ज को यहाँ पे लेके आऊंगा तो बेटा ये पॉइंट चार्ज मेरा A है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ तक रेंज हो गई, लिमिट हो गई। तो मैं इस क्यू चार्ज को जैसे ही इसके फील्ड में आएगा, जैसे कोई यहाँ आ गया, तो आपको पता है कि बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ होगा, जो रिपल्सिव फोर्स है वो इस तरफ होगा, एफ इलेक्ट्रिक। अब मुझे इस टेस्ट चार्ज को जब ए पॉइंट की तरफ लाना होगा तो मुझे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये ए पॉइंट की तरफ आएगा। मुझे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा अलोंग ए पॉइंट, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये ए पॉइंट तक आ पाएगा। तो अब ए पॉइंट पर आने पर मैं ए पॉइंट पर लाना चाह रहा हूं सर, जैसे मैं ए पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल आएगा, इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से मैं यहां ए पॉइंट पे लाना चाह रहा हूं। जैसे ही ए पॉइंट पे आएगा तो आप समझ जाओ, अभी हमने सीखा था कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम यहां पे लेके आएंगे, ए पॉइंट पे लेके आएंगे, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है मेरे को, तो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकालूंगा? देयर आर टू मेथड। कैसे? या तो मैं ये पता कर लूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, फिलहाल यहां पे जो चार्ज था वो बी पॉइंट पे था, जो कि इन्फिनिटी पे था, हमने इन्फिनिटी पॉइंट को, इन्फिनिटी वाली जगह को हमने बी पॉइंट बोल रखा था। क्यू चार्ज जो कि बी पॉइंट पे था उसे मैं ए पॉइंट पे लेके आना चाह रहा हूं, और मैं ये पता लगाना चाह रहा हूं कि जैसे ये टेस्ट चार्ज ए पॉइंट पे आ जाएगा तो यहां पर आते ही इस चार्ज के पास कितनी एनर्जी होगी। तो मेरे पास दो मेथड है। अभी फिर से कितनी एनर्जी होगी की जगह मुझे बोलना पड़ेगा, या तो कितनी एनर्जी होगी हम ये बोलना चाह रहे हैं, कितनी एनर्जी होगी वो तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। और बेटा हमें ये पता है कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो मान के चलते हैं, जीरो कंसीडर करके चलते हैं, इसीलिए हमने इस चार्ज को ये मान के रखा है कि इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन ये है कि जब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, तो मैं निकालूंगा कैसे? जैसे मुझे पता है कि मैं ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं निकाल सकता, मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैं क्या करूंगा? यूबी माइनस यूए, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट मेरा ए है और इनिशियल पॉइंट मेरा बी है। फाइनल पॉइंट मेरा ए है, इनिशियल पॉइंट मेरा बी है। चार्ज इनिशियली बी पॉइंट पे था, फाइनली ए पॉइंट पे आ गया। तो करूंगा क्या मैं चेंज इन पोटेंशियल निकालूंगा, और चेंज इन पोटेंशियल मतलब यूए माइनस यूबी करूंगा। और मुझे पता है कि बी पॉइंट जो कि इन्फिनिटी पर है, और इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करते हैं वो जीरो करते हैं। तो यहां पर मैं सीधे सिंपल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए लिख सकता हूं। That's why I choose this condition. Let us suppose initially charge is present at infinity. तो अब मैं जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वहां पे सिंपल पोटेंशियल एनर्जी एट ए निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे मेरा टारगेट भी यही है कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे निकालनी है। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? मुझे करना ये पड़ रहा है कि मैंने ये वाली सिचुएशन ली कि लेट अस सपोज इनिशियली चार्ज इन्फिनिटी पे था। आप सोच सकते हो सर आपने इन्फिनिटी पे क्यों लिया? हम तो पहले से यहाँ पे लेके चल रहे हैं, इसके रेंज में लेके चल सकते हैं, इसीलिए हमने इस रेंज में नहीं लिया, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे चाहिए, और इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे नहीं आ सकती थी। हमने इसका इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी रखा, इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो हमारा सिंपल वे में आंसर आ जाएगा, निकल के डेरिवेशन हम कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं। फिर से अगले पॉइंट पे आते हैं। तो मुझे अगर ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो पोटेंशियल निकालने के दो तरीके हैं। या तो मैं ये पता करूं कि एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, या मैं ये पता करूं कि कंजर्वेटिव फोर्स कितना वर्क कर रहा है, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं। इन दिस क्वेश्चन, इन दिस सिचुएशन हियर, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज एफ एक्सटर्नल। या तो मैं ये पता कर लूं कि बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाने में एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क कर रहा है, या मैं ये पता कर लूं कि बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क कर रहा है। दो मेथड मेरे पास, हम दोनों मेथड से आराम से निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं, चलो इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो हम जो कि मैंने अभी पढ़ा कि इस कंडीशन में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम सिंपल यू एट ए लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर मैं इसको भी रख कर देता हूं। ये मेरे पास सिचुएशन है, एट पॉइंट ओ प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये इसकी रेंज है, और यहां बी पॉइंट पर एच चार्ज रखा हुआ था, ए पॉइंट पर मैं लाना चाह रहा हूं इसको। लेट्स सपोज क्यू चार्ज यहां रखा हुआ है,
यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आर ए, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आर बी। मैं इस क्यू चार्ज को लाना चाह रहा हूं। फिलहाल लेट्स सपोज जो क्यू चार्ज इस ओ पॉइंट से दूर रखा हुआ है, आर डिस्टेंस अभी रखा हुआ है, तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा बेटा, कूलम फोर्स होता है F इक्वल टू K मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन गैप का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में जो गैप है, F इक्वल टू K Q1 सोर्स चार्ज Q2 टेस्ट चार्ज अपॉन R स्क्वायर। मींस F R पर डिपेंड कर रहा है, जो F है वो R पे डिपेंड कर रहा है। R जैसे जैसे डिक्रीज होगी F जैसे वैसे वैसे इंक्रीज होगा, R जैसे जैसे इंक्रीज करेगी F वैसे वैसे डिक्रीज करेगा। मेरा टारगेट है यहां पर कि मुझे ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, कितनी होगी, मैं इस क्यू चार्ज को लेके आ जाऊंगा, तो ए पॉइंट पर कितनी एनर्जी होगी बेटा। अब मैं क्या करूंगा, इधर की तरफ मुझे एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा ए पॉइंट के लाने के लिए, और क्यू रिपेल कर रहा है, इधर की साइड में एफ इलेक्ट्रिक लग रहा है, एफ इलेक्ट्रिक। मैंने यहां पर देखा कि जो एफ है, अब मैं वर्क पता करूंगा, तो वर्क के मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, F W इक्वल टू एफ एस cos थीटा। लेकिन मैं इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि W इक्वल टू एफ एस cos थीटा में F अगर यूनिफॉर्म है तब ये फॉर्मूला लगता था, F अगर कांस्टेंट है तब ये फॉर्मूला लगता था। यहां पर क्या हो रहा है कि F जो है वेरिएबल है, क्योंकि बेटा हम इस Q चार्ज को इस सोर्स चार्ज की तरफ लेके आ रहे हैं, A पॉइंट की तरफ लेके आ रहे हैं, तो जब A पॉइंट की तरफ लेके आएंगे तो इनके बीच में गैप डिक्रीज हो रहा है, गैप कम होता जा रहा है। जब गैप कम होता जा रहा है तो R डिक्रीज हो रही है और F इंक्रीज हो रहा है। कंटिन्यूअसली जैसे जैसे मैं इस Q चार्ज को A पॉइंट की तरफ लेके आ रहा हूं, ये होता क्या जा रहा है, F डिक्रीज होती जा रही है, मींस F वेरिएबल है। और हमें पता है वेरिएबल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, dW इक्वल टू F ds cos थीटा। ds मींस स्मॉल लेंथ, स्मॉल लेंथ को तक मुझे किसी चार्ज को या किसी बॉडी को मूव करना है तो मैं dW वर्क करूंगा। तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूले को लगाएंगे कि हम एक काम करते हैं कि dr डिस्टेंस मूव करने में हम ये देखेंगे कि dr डिस्टेंस मूव करने में कितना वर्क हो रहा है, और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे। एक बार हमें पता चल जाए कि dr डिस्टेंस मूव करने में कितना वर्क कर रहा है तो अप्लाई करते हैं। तो सोचिए कि dw इक्वल टू एफ dr cos थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा है किस किस के बीच का एंगल, फोर्स और dr डिस्प्लेसमेंट का एंगल। फोर्स यहां पे दो है, एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, और हमारे हाथ में दोनों चीज है। या तो मैं ये पता लगा लूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या मैं ये पता लगा लूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों ही कंडीशन में क्या निकाल सकता हूं, पोटेंशियल निकाल सकता हूं। और मुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। फिलहाल मैं ये पता लगाना चाह रहा हूं, यहाँ जो dw है वो मैं जो वर्क निकाल रहा हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाल रहा हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाल रहा हूं। और मैं अभी बता चुका हूं, मैं साइड में भी लिख दूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो होती है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। और इस सिचुएशन में U, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है मैं लिख सकता हूं UA माइनस UB, मींस फाइनल माइनस इनिशियल। हम चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं, इसको टू वही वर्क डन। फिलहाल मैं इतना लिख रहा हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। हमें पता है कि जो B पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो UA इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा वो जीरो होती है, माइनस जीरो इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो ए पॉइंट पर जो मैं लेके आ रहा हूं वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कहां से लेके कहां तक, मैं इसे लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में कितना वर्क कर रहा है वो इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो मेरा जो टारगेट है एनर्जी निकालने का, एनर्जी में तभी निकाल पाऊंगा बेटा जब मैं ये पता लगा लूं कि बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में मैं कितना वर्क कर रहा हूं। इसी वजह से मैं वर्क निकाल रहा हूं। और हमें पता है कि हमें कोई भी एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का रास्ता वर्क डन से होकर जाता है। एनर्जी हम तब तक नहीं पता लगा सकते जब तक हमें वर्क पता ना चल जाए। तो एनर्जी का रास्ता वर्क डन से होकर जाता है। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे निकालनी है तो मुझे वर्क निकालना पड़ेगा बी से लेके ए तक।
तो मैं वही कर रहा हूं। तो बी से लेके ए तक वर्क निकालने के लिए पहले हमें डी आर डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेस करने में कितना वर्क हुआ है हमें वो पता लगाना है। तो नाउ dw इज इक्वल टू f एक्सटर्नल, तो मैंने एक्सटर्नल के लिए निकाला है तो यहां पे f एक्सटर्नल dr cos थीटा। तो हमें dw निकालना है dr डिस्प्लेसमेंट के लिए। पहले मैं क्या करूंगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क हो रहा है मैं पता लगा लूंगा, क्योंकि मैंने बता रखा है कि भाई यहां पे क्या हो रहा है कि जो f एक्सटर्नल है वो वेरिएबल है। तो बेटा वैल्यू पुट करेंगे dw इज इक्वल टू f एक्सटर्नल dr cos 0, क्योंकि मुझे पता है कि f एक्सटर्नल भी इस तरफ है dr भी इसी तरफ है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 0 हो गया। dw इज इक्वल टू, अब यहां पे f एक्सटर्नल की वैल्यू क्या लेंगे, यहां पर f एक्सटर्नल की वैल्यू बेटा वही लेंगे जो f इलेक्ट्रिक है, क्योंकि यहां पे जो चार्ज आ रहा है b पॉइंट से a पॉइंट तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके आना है मेरे को, विदाउट एक्सीलरेशन लेके आना है मेरे को, क्योंकि अगर एक्सीलरेशन होगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। और किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मैं विदाउट एक्सीलरेशन लेके आऊंगा मींस कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आऊंगा तो उस पर नेट फोर्स 0 लगना चाहिए। और यहां नेट फोर्स तभी 0 लगेगा जब F एक्सटर्नल और F इलेक्ट्रिक दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो जितना इस पॉजिटिव चार्ज पर टच चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उतना ही F एक्सटर्नल लगा दूंगा तो इक्वल हो जाएगा, तो नेट फोर्स इस पर 0 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है, एक्सटर्नल फोर्स इधर है, नेट फोर्स 0 हो गया। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए मुझे F एक्सटर्नल और F इलेक्ट्रिक की वैल्यू सेम, तो F एक्सटर्नल की वैल्यू में वही लिखूंगा जो F इलेक्ट्रिक की है। और F इलेक्ट्रिक क्या होता है, K Q1 Q2 अपन उनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर, K Q1 सोर्स चार्ज Q2 टेस्ट चार्ज, इनके बीच में गैप जो है उसका स्क्वायर, तो K QQ अपॉन R स्क्वायर dr cos 0 की वैल्यू वी नो दैट +1, तो dw इज इक्वल टू K QQ अपॉन R स्क्वायर dr। मुझे यहाँ पे dw की वैल्यू मिलेगी कि मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क किया। अब मुझे पूरा B पॉइंट से लेके A पॉइंट तक पता लगाना है कितना वर्क होगा। तो क्या करूंगा मैं उसके लिए इंटीग्रेट कर दूंगा बेटा, क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो फॉर वर्क फ्रॉम B टू A, क्योंकि मुझे A पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी के लिए वर्क डन फ्रॉम B टू A निकालना है, तो इंटीग्रेट करेंगे dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन K QQ अपॉन R स्क्वायर dr, और रेंज लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे। यहाँ पर बेटा हम कहां से लेके आ रहे हैं, RB से लेके आ रहे हैं, और कहां से लेके आ रहे हैं, RA तक लेके आ रहे हैं। dw का इंटीग्रेशन w इंटीग्रेशन ऑफ K QQ अपॉन R स्क्वायर dr लिमिट RB से RA होगा क्या, सॉल्व कर लेते हैं। w इज इक्वल टू K QQ 1/r स्क्वायर dr। यहां मैंने QQ क्यों ले लिया, क्योंकि K कूलम्बिक कांस्टेंट, Q सो ये चार्ज है ये भी कांस्टेंट, स्मॉल q टेस्ट चार्ज है ये भी कांस्टेंट, ये r है, जब मैं इस टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहा हूँ तो r कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है, तो जो कांस्टेंट है वो मैंने बाहर ले ली है और जो चेंज हो रही है वो मैंने इसके अंदर रखा। लिमिट RB से RA तक, W इज इक्वल टू K QQ। बेटा मैं यहां जब इंटीग्रेट कर दूंगा इसको, जब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो 1/r स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा 1/r होगा, माइनस का 1/r। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें पता है मैथ की चीज है, इंटीग्रेशन एरिया निकालता है और एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता। और आप यहां देख रहे हो कि हमारी जो लोअर लिमिट है वो r भी है, अपर लिमिट है वो r है, अपर लिमिट RA लोअर लिमिट RB, और मैं जब यहाँ इंटीग्रेट माइनस करूंगा आपको पता है जब रेंज माइनस करते हैं तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मींस इतनी सी डिस्टेंस में सब इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे, तो इतनी सी डिस्टेंस में जब इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे ये है कम ये है ज्यादा, कम में से ज्यादा माइनस होगी तो नेगेटिव का आएगा, और इंटीग्रेशन कभी भी नेगेटिव का नहीं आता। इसी वजह से हम इसमें ऑलरेडी एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई करके चलते हैं, इंटीग्रेशन की वजह से यह नेगेटिव का मल्टीप्लाई हुआ है, यह नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और ये नेगेटिव जो है वो कौन सा बेटा 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, ये जो नेगेटिव 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/r होता है। सॉल्व करेंगे w इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस K QQ 1/r की लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
W इक्वल्स टू K Q Q, बेटा 1/RA, ये रेजिस्टेंस 1/RA, 1/RA माइनस 1/RB, RB एरिया। RB क्या है? सोर्स चार्ज से B पॉइंट तक डिस्टेंस, और B पॉइंट कहां पे है? इन्फिनिटी पे, तो RB की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो W इक्वल्स टू K Q Q अपॉन RA। और ये जो वर्क हमने निकाला एक्चुअली वो कहां से लेके कहां तक निकाला बेटा? ये जो वर्क हमने निकाला है वो B से लेके A तक का निकाला है, B से लेके A तक का। तो B से लेके A तक का वर्क हमें मिल गया। तो B से लेके जो A तक की वैल्यू निकल के आई है, वर्क डन फ्रॉम B टू A, वो निकल के आया है K Q Q अपॉन RA। बेटा हमें पता है वर्क डन फ्रॉम B टू A जो है वो किसके इक्वल है? U एट A। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट दिस, कि होगा क्या? होगा ये कि यहां पर U एट A जो आएगा, U एट A की जो वैल्यू हुई है और वो ये इसकी जो वैल्यू हुई निकल के आई है वो K Q Q अपॉन RA। इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू K Q Q अपॉन R, और वी कैन से K Q1 Q2 अपॉन R। ये हमारी पोटेंशियल निकल के आई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस K Q1 Q2 अपॉन R। आपको याद होना चाहिए कि जो वैल्यू थी m इक्वल टू k मॉड ऑफ q1 मॉड ऑफ q2 अपॉन r स्क्वायर, यहां हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेते थे, साइन नहीं लेते थे। लेकिन इस फॉर्मूले में जब भी हम न्यूमेरिकल यूज करेंगे यहां पर q1 और q2 का साइन भी आएगा। तो आज का टॉपिक इतना ही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हमारी ये निकल के आ गई। थैंक यू।